वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आज हम सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 5 ऑफ द ड्यू डिलिजेंस विच डील्स विद द KYC, नो योर कस्टमर्स और नो योर क्लाइंट्स गाइडलाइंस। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद द रेफरेंस टू द रेलेवेंट एंड लीगल इनैक्टमेंट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द KYC के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। KYC एम टू मेक इट ईजियर फॉर द बिजनेस इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स के लिए ईजियर हो जाता है टू नो and understand the customers and detail of the customers and implementation of the KYC guidelines for the every new bank account was made compulsory by the RBI। जो भी न्यू अकाउंट ओपनिंग होगा RBI के थ्रू ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि बैंक्स को पहले कस्टमर्स का KYC करना इन द ईयर 2002। इट वॉज मैंडेटरी। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ KYC का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी कॉर्पोरेट व्हीकल्स हैं to be used intentionally or unintentionally by the criminals or criminals elements for the illicit purpose। मनी लॉन्ड्रिंग में जो डील करते हैं उनको स्टॉप करने के लिए, फ्रॉड्स, ब्राइबरी, करप्शंस को कम करने के लिए एंड इलिसिट टैक्स प्रैक्टिसेस एंड मार्केट फ्रॉड्स को कम करने के लिए KYC का जो कंसेप्ट है को लाया गया। एंड इन द मैनेजिंग एसोसिएटेड रिस्क को मैनेज करने के लिए एंड KYC पॉलिसी इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग 4 कीज एलिमेंट: क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी एंड क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। मतलब KYC पॉलिसी बनाना होता है कॉर्पोरेट्स को, KYC पॉलिसी में इंक्लूड होता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, क्लाइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कैसे हम उसको मॉनिटर करेंगे, रिस्क मैनेज कैसे करेंगे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सब कुछ हमें KYC पॉलिसी में इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ KYC का क्या ऑब्जेक्टिव है एंड व्हेन डू द KYC गाइडलाइंस अप्लाई। KYC गाइडलाइंस, KYC के ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड कब KYC गाइडलाइंस जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ KYC का ऑब्जेक्टिव हमने पहले पढ़ा कि जो भी कॉर्पोरेट व्हीकल्स जो कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो कि क्रिमिनल एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं या फिर ब्राइबरी कर रहे हैं, करप्शंस कर रहे हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने KYC का कंसेप्ट आया। एंड KYC गाइडलाइंस अप्लाई इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में जब भी न्यू बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, सब्सिक्वेंट अकाउंट ओपन हो रहा होता है या फिर लॉकर फैसिलिटी बैंक के थ्रू हम अवेल कर रहे होते हैं या फिर KYC ऑल्सो अप्लाइज फॉर द नॉन अकाउंट होल्डर अप्रोचेज द बैंक फॉर द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए जब अप्रोच करता है। इन फॉलोइंग केसेस में ये कोई एग्जॉस्टिव, दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट फॉर द KYC गाइडलाइंस। इन केसेस में हम KYC का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द KYC गाइडलाइंस के लिए क्या गाइडलाइंस के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। KYC के बारे में पहले बताया, KYC एम टू मेक इट ईजियर फॉर द बिजनेस इंस्टीट्यूशन टू नो द अंडरस्टैंड द अपने कस्टमर्स को जानने के लिए एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द KYC गाइडलाइंस मैंडेटरी कर दिया गया था, कंपल्सरी बाय द RBI फॉर द एवरी बैंक्स। जनरली KYC पॉलिसी इनकॉर्पोरेट KYC पॉलिसी में मेन 4 एरिया डिस्कस किया जाता है। KYC पॉलिसी में हम बताते हैं कि हम कैसे क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी के बारे में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को उसको मॉनिटर कैसे करेंगे एंड रिस्क मैनेजमेंट, अगर उससे कोई रिस्क राइज होती है उसको कैसे मैनेज करेंगे। ये 4 थिंग्स KYC पॉलिसी में इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले तो KYC के बारे में बताया, KYC बैंक्स के लिए कंपल्सरी कर दिया था 2002 में बाय द RBI। देन KYC पॉलिसी में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, 4 थिंग्स KYC पॉलिसी में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट द ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक्स की क्या ऑब्लिगेशन ऑन द KYC पॉलिसी एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द RBI। ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक की ऑब्लिगेशन ये है कि बैंक को जब भी क्लाइंट उनके पास आता है फॉर द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, ठीक है, तो उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कस्टमर की फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग अकाउंट ओपन करते टाइम, ठीक है। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो कस्टमर्स को कॉन्फिडेंशियल उनको मेंटेन करके रखना है और उसको क्रॉस सेलिंग या फिर किसी और पर्पस के लिए किसी और को सेल नहीं करना है इन्फॉर्मेशन को। एंड बैंक शुड देयरफॉर एंड इंश्योर करना है जो भी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को दिया हो एज अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी में दिया उसको कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके रखना है। एंड इन द कन्फर्मिटी विद द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस इशूड किए गए RBI के थ्रू, उस गाइडलाइंस के थ्रू आपको उस इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना है। पहले की तो ऑब्लिगेशन जो है बैंक की ये है। सेकंड ऑब्लिगेशन है बैंक को इंश्योर करना है जो भी एनी रेमिटेंस ऑफ द फंड बाय वे ऑफ डिमांड
ड्राफ्ट मेल या टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र और एनी अदर मोड के थ्रू जो हो रहा है, अगर 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, देन आपको क्या करना है, वो कस्टमर्स के अकाउंट से ही डेबिट होना चाहिए या फिर चेक के थ्रू डेबिट होना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन नेक्स्ट। एंड बैंक को इंश्योर करके रखना है जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट है, उसको भी अगर बैंक के ऊपर अप्लाई होता है तो उसको भी आपको टाइम टू टाइम फॉलो करना है, कंप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा है कि लिस्ट द वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द केवाईसी प्रोसेस। केवाईसी करते टाइम क्या क्या रिस्क हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी हमें पता है, कॉर्पोरेट व्हीकल जो कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली यूज़ कर रहे हैं डेटा, उसको क्रिमिनल एलिमेंट को स्टॉप करने के लिए, करप्शन ब्राइबरी को स्टॉप करने के लिए, टैक्सेशन इलिसिट टैक्सेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्केट फ्रॉड कर रहे हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने क्या किया, केवाईसी का कंसेप्ट आया। एंड केवाईसी प्रोसीजर क्या करता है, एनेबल करता है कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, अपने कस्टमर्स को समझने के लिए, एंड वाइल डीलिंग इन फाइनेंस एंड, और ये एसोसिएटेड रिस्क जो होते हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या केवाईसी से रिलेटेड, उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क जो कि केवाईसी के टाइम पे, प्रॉपर केवाईसी इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे अराइज हो सकता है। सबसे पहले आता है रेपुटेशन रिस्क भी अराइज हो सकता है, रेपुटेशन रिस्क। नेक्स्ट है ऑपरेशन रिस्क, एंड देन द लीगल रिस्क, देन द फाइनेंशियल। देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ रिस्क: फाइनेंशियल रिस्क, लीगल रिस्क, ऑपरेशन रिस्क एंड रेपुटेशन रिस्क। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिस्क विच में अराइज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द केवाईसी। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट प्रिपेयर करना है, चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द केवाईसी ऑफ द प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। प्रोप्राइटरशिप का केवाईसी करना है और हमें पार्टनरशिप के केवाईसी करना है, इनके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। First of all, two following documents, any of the two following documents from the proof of annual business activity for the proprietorship firm के लिए। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस विच इज इशूड बाय एनी म्युनिसिपल अथॉरिटी, सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट, जीएसटी सर्टिफिकेट, सीएसटी सर्टिफिकेट और वैट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एनी अदर प्रोफेशनल अथॉरिटीज, import export code, EF complete income tax return. These are the documents which are required for the doing the KYC in case of sole proprietorship. नेक्स्ट है पार्टनरशिप की फर्म का, अगर हमें KYC करना तो पैन ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर फर्म आपकी रजिस्टर्ड है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, कॉपी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रूफ कन्फर्मिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, बेनिफिशियल ओनर की डिटेल। ठीक है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंस डिक्लेरेशन, लेटेस्ट कलर फोटो ऑफ द ऑल ऑथराइज सिग्नेचरीज एंड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी आईडी प्रूफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दीज आर द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डूइंग द केवाईसी इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सी केवाईसी एंड ई केवाईसी में डिफरेंस बताना है। सी केवाईसी का मतलब होता है सेंट्रल केवाईसी, एक यूनिफॉर्म नॉर्म एंड इंटर यूजेबिलिटी टाइप की केवाईसी होती है। सेंट्रल केवाईसी विच इज़ यूज इन द फाइनेंशियल सेक्टर में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि डिपॉजिटरी बनाई जाती है एक जगह पे, जहाँ पे आपको केवाईसी किया जाता है। ठीक है, और एक जगह पे आपको केवाईसी किया जाएगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लिया जाएगा और आपको एक यूनिक नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। उस यूनिक नंबर से आपको जब भी कहीं भी आपको केवाईसी की ज़रूरत हो, आप उस यूनिक नंबर से ही केवाईसी कर सकते हो। हमेशा आपको केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अ सेंट्रल registry across all the financial sector has been set to as a depository of the KYC, as a depository of KYC without asking the customer to provide the multiple KYC undertaking. And after complying with the new KYC norms, a unified customer identification code is generated and which is the use whenever the KYC is required. This initiative has started for the purpose of centralize and streamline KYC process को centralize करने के लिए and streamline करने के लिए ये process जो avoid हुआ start हुआ था, and duplication को avoid करने के लिए and scope of forgery भी कम हो जाए, इसलिए जो central KYC का process था वो picture में आया। After the introduction of the one time centralized KYC CKYC सेंट्रल केवाईसी, वन टाइम केवाईसी जिसको बोलते हैं हम, विल ओनली हैव टू कंप्लीट प्रोसेस वंस। आपको ये जो प्रोसेस है एक ही बार कंप्लीट करना है, बाकी बाद में अगर कभी केवाईसी की रिक्वायरमेंट हुई तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट हुआ था उसके थ्रू आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ई केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी जिसको बोलते हैं ई केवाईसी, एंड सर्विस ऑफ ई केवाईसी ओनली फॉर दोस्त हु हैव, जिसके पास आधार नंबर है वही ई केवाईसी करवा सकता है। एंड द कस्टमर्स बाय देयर ओन, वो क्या करते हैं, ऑथराइज करते हैं अपने यूआईडीआई के थ्रू, और यूआईडीआई ऑथराइजेशन से रिवील कर देता है इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, एड्रेस एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू दी बायोमेट्रिक
authentications. And after this UID send the customers data name all the informations electronically to the banks को submit कर देता है. And it is a valid process for the KYC verification. And under the PMLA rules, and the eKYC will be considered as a valid document. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कस्टमर्स. एक्सप्लेन करना है अंडर द केवाईसी के अंडर कस्टमर का मीनिंग बताना है इनको. कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ द केवाईसी कस्टमर इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज एंगेज इन द ट्रांजेक्शंस or activity with the reporting entity, and include a person whose behalf a person who is engaged in the transactions. A director who has allotted the a person who maintains the accounts, maintain the books of account. Any beneficiaries of the transactions, any person or entity which is connected with the financial transaction, or any person whose behalf the account is maintained. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द वेरियस ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर द केवाईसी. किस किस ट्रांजेक्शन में रिक्वायर हो. इनको कंपनी कॉर्पोरेशन के टाइम पे डेन ऑप्टेन करने के टाइम पे, बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन करने के टाइम पे, ठीक है, डिपॉजिट या विड्रॉवल ऑफ कैश के टाइम पे, गोल्ड सिल्वर परचेज करने के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट PF ग्रेचुटी अकाउंट ओपन करने के टाइम पे, ओपनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट अकाउंट ओपन करने के टाइम पे, एंड लॉकर फैसिलिटी अवेल करने के टाइम पे, ठीक है. एंड जब भी बैंक को लगता है कि KYC करवाना है, या फिर देयर इज एनी चेंज इन द सिग्नेटरी और मैंडेट होल्डर और बेनिफिशियल ओनर, उस केस में भी आपको KYC करवाना होता है. नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट. CKYC के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है. CKYC मतलब सेंट्रल KYC होता है विच प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म नॉर्म्स फॉर और एंड इंटर एसेसिबिलिटी. CKYC में एक सेंट्रल रजिस्ट्री बना दिया गया है, सेंट्रल रजिस्ट्री सेटअप कर दी गई है फॉर अक्रॉस द ऑल फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें आपका एक न्यू प्रोसेस है जिसमें कस्टमर से एक ही बार KYC के लिए पूछा जाएगा एंड उसकी KYC किया जाएगा. एंड उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट कर दिया जाएगा. उस आइडेंटिफिकेशन कोड से, ठीक है, जब भी मल्टीपल टाइम्स KYC की रिक्वायरमेंट होगी इन फ्यूचर, उसको कंप्लीट किया जाएगा. न्यू प्रोसेस है. प्रोवाइड अ मल्टीपल KYC undertaking will help the banks and mutual fund brokerage firm. After complying with the CKYC norm, a unified customer identification code is generated and used whenever the KYC required. An initiative has been started for the purpose centralize करने के लिए KYC requirement को, KYC process को centralize and streamlining करने के लिए जो CKYC का जो कंसेप्ट है वो पिक्चर में है. एंड डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए एंड फॉर्जरी को अवॉइड करने के लिए CKYC सेंट्रल KYC का जो प्रोविजन है वो पिक्चर में है. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, CKYC विल ओनली हैव टू कंप्लीट द, जो आपको जो KYC का प्रोसेस सिर्फ एक ही बार कंप्लीट करना है. उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आपको KYC की रिक्वायरमेंट होगी आप उस कोड के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो. नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट. eKYC इलेक्ट्रॉनिक KYC के ऊपर. इलेक्ट्रॉनिक KYC उसी का हो सकता है जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक KYC हम आधार नंबर से करते हैं. आधार नंबर से क्या करते हैं, हम ऑथराइज़ करते हैं UIDAI को, और UIDAI क्या करते हैं हमारे बिहाफ पे बैंक्स को हमारी डिटेल इन द सेंस नेम, फ़ोन नंबर, जेंडर एंड अदर इंफॉर्मेशंस UIDAI क्या करता है थ्रू दी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सबमिट कर देता है. आफ्टर दिस UIDAI सेंड द कस्टमर्स इंफॉर्मेशंस टू द बैंक इलेक्ट्रॉनिकली, एंड इट इज़ अ वैलिड फॉर्म ऑफ KYC. It is a valid form of KYC verification, and मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन में भी इसे वैलिड प्रोसेस माना गया है, वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है फॉर द eKYC को. नेक्स्ट अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ DIR3 KYC के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. ठीक है, DIR3 KYC एवरी डायरेक्टर को फाइल करना है जिसको दिन अलॉट हो चुका है बिफोर द 31st मार्च फॉर द एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बिफोर द 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हु हैज़ जिसका दिन जिसको दिन अप्रूव हो चुका है. एंड ड्यू डेट फॉर फाइलिंग DIR3 KYC बिफोर द 30th जून. 30 जून जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के में आपको 30 जून से पहले आपको KYC DIR3 KYC फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है. प्री रिक्विजिट क्या है इन DIR3 के लिए, सबसे पहले मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए फॉर द OTP. सर्टिफिकेशन DIR3 KYC को सर्टिफाई कौन करेगा, सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर DSC अफिक्स करना है डायरेक्टर के. देन आपको सर्टिफाई करवाना है किससे, किसी भी प्रोफेशनल CA CS CMA से. एंड फाइलिंग DIR3 KYC वुड बी द मैंडेटरी फॉर द डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर एज वेल.
जो कि डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर है उनके लिए भी DIR3 KYC मैंडेटरी है। जब डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, और DIR3 KYC फाइल नहीं करते हैं, देन उनको उनका जो दिन है अगेंस्ट विच DIR3 KYC हैज़ नॉट बीन फाइल्ड एज अ डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा फॉर द नॉन फाइलिंग ऑफ DIR3 KYC। MC हैज़ नोटिफाइड नील फीस एंड लेट फीस 5000। अगर आपने DIR3 KYC प्रॉपर टाइम पे फिल किया तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। अगर टाइम पे नहीं पे करते हो तो आपको 5000 रुपीज़ का फी देना पड़ेगा। और जो फॉर्मेट है DIR3 KYC का वो MC बताता है। नेक्स्ट है KYC ऑफ द कंपनीज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। रेगुलेशन नंबर 25A ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 बताता है कि एवरी कंपनी को ऑन और बिफोर द 31 दिसंबर के पहले आपको ई एक्टिव फॉर्म फाइल करना होता है, ठीक है। 15 जून के जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 दिसंबर 2017 से पहले, ठीक है, उसको 15 जून से पहले आपको ई एक्टिव फॉर्म फाइल करना होता है। अगर आपने ई एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया देन आपकी कंपनी को एज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट मार्क कर दिया जाएगा आफ्टर द 16 जून, ठीक है। आफ्टर द 16 जून भी आप फॉर्म फाइल कर सकते हो, बट साथ में आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा। नेक्स्ट है where a company files e-active form, where company file e-active form after the 16 जून के बाद अगर आप e-active फॉर्म फाइल कर रहे हो तो फाइल तो हो जाएगा, बट आपको 10,000 रुपीज़ का जो पेनल्टी अमाउंट है वो देना पड़ेगा। देन जब तक आपकी कंपनी एज अ एक्टिव नॉन कंप्लाइंट मार्क रहेगी, ये फॉलोइंग फॉर्म्स जो है वो सबमिट नहीं कर पाओगे, लाइक SH7 चेंज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, पास 3 फॉर द पेड ऑफ शेयर कैपिटल, DIR12 INC22 INC28, these are the form which ड्यूरिंग द नॉन कंप्लाइंट एक्टिव नॉन कंप्लाइंट के टाइम पे आप फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोविजन। ऐसी कंपनी जो कि अंडर द स्ट्राइक ऑफ या फिर लिक्विडेशन या फिर अमालगमेशन के टाइम पे है, उस कंपनी को ये फॉर्म फाइल करना रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है ICSI गाइडलाइंस फॉर द KYM नो योर मेंबर्स के ऊपर ICSI ने कुछ गाइडलाइंस बताइए। इंट्रोडक्शन ऑफ KYM परफॉर्मर फॉर द ICSI मेंबर्स के लिए, एंड मेंबर्स अवेयर अबाउट द रेगुलेशन 3 ऑफ द ICSI रेगुलेशन 1982, एंड इसमें बताया गया कि एवरी जो मेंबर्स हैं उनको रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है कि आपको कम्युनिकेट करना है। कोई भी आपका चेंज इन प्रोफेशनल एड्रेस में चेंज आता है तो विद इन 1 मंथ आपको ICSI को इन्फॉर्म करना है, एंड थ्रू द KYC एंड अपडेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द KYC नो योर मेंबर्स परफॉर्मर के थ्रू करना है बाय साथ में आपको जो एनुअल मेंबरशिप फीस भी है वो भी साथ में देना है ईयरली बेसिस पे जो हम पे करते हैं। एंड KYM हैज़ बीन सबमिटेड बाय द मेंबर वंस इन 3 ईयर में आपको सबमिट करना है विद द एनुअल मेंबरशिप। जब फीस पे करते हो साथ में आपको KYM भी सबमिट करना है एवरी टाइम, अगर साथ में ये भी सबमिट करना है। और जब भी चेंज होता है आपके जॉब प्रोफेशन या फिर प्रोफेशनल एड्रेस में, साथ में फ़ीस आपको पे करनी है, एंड KYM भी सबमिट करना है। फीस जब भी एक्सेप्ट किया जाएगा जब आपको जो फॉर्म है प्रोफॉर्मा है ड्यूली साइन एंड फिल किया जाएगा। जो KYM सबमिट करेंगे नो योर मेंबर, उसके साथ आपको 2 डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करना है। एक तो होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में सबमिट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ KYC की इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे कौन से रिस्क राइज। सबसे पहले आता है रेपुटेशनल रिस्क, देन आता है ऑपरेशनल रिस्क, देन आता है फाइनेंशियल एंड लीगल रिस्क, जो कि 4 टाइप्स ऑफ रिस्क है ड्यूरिंग द KYC इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं। What is the enhanced due diligence? Enhanced due diligence क्या होता है? Discuss the characteristics of enhanced due diligence. Enhanced due diligence has not been internationally defined, नहीं किया गया। As a result of financial institution इसका यूज़ करते हैं for the risk को मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए। एक स्टैंडर्ड टाइप को ड्यू डिलीजेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जो ड्यू डिलीजेंस होता है नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस इसमें किया जाता है। एन आर्टिकल विच इज़ पब्लिश बाय द पेटर वैरक इन द ईयर 2006।
एक आर्टिकल पब्लिश किया था पीटर वर्ब ने इन द जुलाई 2006 में। उन्होंने बताया था इनहांस ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है ये बहुत ही रेगरस प्रोसेस है, बहुत ही रोबस्ट प्रोसेस है फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल केवाईसी प्रोसीजर से थोड़ा रेगरस प्रोसेस होता है। इसमें केवाईसी हम ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रोसीजर हम करते हैं, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हो, जिसमें हम इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करते हैं एंड वैलिडेट करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं। जो भी इंडिविजुअल के कस्टमर्स की प्रोफाइल या बिजनेस होते हैं उसी को कहते हैं इन्हांस ड्यू डिलिजेंस, ईडीडी जिसको बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सबसे पहले ये रिगरस एंड रोबस्ट प्रोसेस है। रीजनेबल अश्योरेंस बताता है अपॉन द फैक्टर इंक्लूडिंग द ज्यूरिडिक्शन रिस्क एंड रिसोर्सेज के बारे में। एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रिलेवेंट एडवर्स इन्फॉर्मेशन भी बताता है कई बार, इन्फॉर्मेशन विच जो डेटाबेस में सेव है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। सीडीडी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना एंड वेरीफाई करना जो भी कस्टमर्स एंड उनके बेनिफिशियल ओनर की जो भी डिटेल्स है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है मॉनिटर करना जो भी आपकी क्लाइंट है उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना एंड और देखना कि क्लाइंट का अभी ओवर टाइम स्टेटस क्या चल रहा है इन्फॉर्मेशन का, या फिर जो भी उनके रिकॉर्ड्स जो आपने मेंटेन करके रख रखा है। एंड दिस कंटेन अ पॉसिबिलिटी दैट इंडिविजुअल हैज़ पास द केवाईसी स्टिल सेम। अब ये देखना जो भी आपके पास केवाईसी मेंटेन है आपकी क्लाइंट का, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी सेम है या फिर कुछ चेंज आया है, इसे कहते हैं सीडीडी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। मतलब जो भी आपने केवाईसी मेंटेन करके रख रखा है एग्जिस्टिंग क्लाइंट का, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का, उनका जो डेटा है, उनकी जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, नेम है एंड बाकी इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी सेम है या नहीं है, ये सब कुछ चेक करना ही कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कहलाता है। ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल हाँ, विदाउट अ सीडीडी सर्विस प्रोवाइडर वुड नॉट बी नोन दैट देयर इज़ अ चेंज। ठीक है, जब तक आप सीडीडी नहीं करोगे, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो क्लाइंट है उनकी इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज आया है या नहीं। नेक्स्ट आता है लिस्ट आउट द मेजर फ्रॉड जो कि इनकम्प्लीट केवाईसी के थ्रू होते हैं। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो कौन कौन से मेजर फ्रॉड्स हैं जो अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला आता है इवेट टैक्स इवेट कर सकते हो आप। ठीक है, टैक्स इवेट कर सकते हो या फिर किसी रॉन्ग रूट से आप क्या कर सकते हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हो। इंडिविजुअल इलीगली ऑब्टेन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो सकती है। एंड प्रोवाइड द फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस। आईटी रिटर्न आप फेक बना सकते हो कई बार। ठीक है, पर्सन टेक द लोन, आपने जो कई बार ऐसा होता है कि पर्सन किसी और के नाम पे लोन पे सेंक्शन करवा लेता है और रियल में वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, कई बार ऐसा भी होता है। एंड फेक डॉक्यूमेंट्स and person may forge the export documents such as airway bill any other documents forge, मतलब डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी कर सकते हैं बाय द, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो कई बार फ्रॉड रिलेटेड टू द एडवांस ऑफ द पोर्टफोलियो अकाउंट, deficient appraisal system and poor or post disbursement shipping of the fund wherein the borrowed fund from the banks and borrowers concealing the obligations such as mortgage loan। ठीक है, deliberate ओवरस्टेटिंग या फिर अंडरस्टेटिंग द प्रॉपर्टी को ओवरस्टेट कर रहे हो या फिर अंडरस्टेट कर रहे हो, ये कुछ फ्रॉड्स हैं जो कि अराइज हो सकते हैं अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो। नेक्स्ट है ऑनलाइन फ्रॉड थ्रू दी इनकम्प्लीट केवाईसी के थ्रू। और भी क्या क्या ऑनलाइन फ्रॉड है जो हो सकते हैं। ठीक है, लाइक हैकिंग में क्या होता है कि जो फ्रॉडलेस्टर होता है, जो हैकर होता है, आपके सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस ले लेता है, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपके सिस्टम की वो उसके पास चली जाती है। एंड फिशिंग मतलब होता है एक टेक्निक होती है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फेक ईमेल्स के थ्रू हैक कर लिया जाता है, ऑब्टेन कर लिया जाता है। फार्मिंग मतलब होता है कि जो फ्रॉडलेस्टर होता है आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में एक मालिशियस कोड इंस्टॉल कर देता है या फिर मालिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिससे आप उसकी जो भी आप सिस्टम में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे डायरेक्टली आपकी उस जो फ्रॉडलेस्टर होता है उसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है विशिंग में क्या होता है कि फ्रॉडलेस्टर आपके ही फ़ोन से, आपके पर्सनल फ़ोन से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैरी कर लेता है। डेबिट कार्ड स्किमिंग क्या होता है कि जो भी फ्रॉडलेस्टर होता है क्या करता है, कई बार डेबिट कार्ड मशीन के पास जब हम कार्ड डालते हैं एंड पिन वगैरह एंटर करते हैं तो वहाँ पे फेक या पे कैमरा वगैरह फिट करके वो डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर वाइज, इज द वेरी कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड विच इज़ फेस्ड ड्यूरिंग द टाइम। दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 5।